हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त एडवोकेट जयेश भंडारी। अब बच्चे लोगों, जैसा हम लोगों ने बात की थी कि यार जनवरी 26 के लिए हम लॉ का एक कंप्लीट रिवीजन जो है वो यहां पर लगाने वाले हैं। तो आज है उसका पहला दिन, यानी कि आज से हम करने जा रहे हैं भाई हमारे रिवीजन की शुरुआत। और बेसिक जो हम लोग शुरुआत आज से करने जा रहे हैं उसमें बच्चे लोगों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 1 से लगा करके 22। अब सेक्शन 1 से 22 जो है वो हमारा एक बहुत बेसिक कंसेप्ट है, जिसके कई सारे सेक्शंस आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से बच्चे लोगों को पहले से पढ़े हुए हैं, है ना। सीए फाउंडेशन के अंदर भी आप लोगों ने पढ़े हुए हैं और बहुत बेस सेक्शंस है। तो हम उनमें से कुछ खास इंपॉर्टेंट सेक्शंस के ऊपर आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं, जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर बनने वाले होते हैं। बराबर से चलिए जी, तो बिल्कुल फटाफट से बात को स्टार्ट करेंगे बच्चे लोगों। आप लोग जानते हैं कि एवरी वीक वेडनेसडे को अपना ये वाला रिवीजन सीरीज आने वाला है और शनिवार के दिन पे सैटरडे को हम लोग बात करेंगे हमारे ऑडिट के रिवीजन पर। उसके साथ बहुत सारे सेशंस आप लोगों के लिए आरटीपीज, एमटीपीज, पीवाईक्यूज, वो लगातार एमसीक्यू प्रैक्टिस वो बिल्कुल आते रहेंगे। तो करना क्या है, बस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है भाई, ताकि टाइमली आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और हम लोग बढ़िया तरीके से अपनी तैयारी कर सकें। चलिए जी, तो बात को स्टार्ट करें बच्चे लोगों एकदम फटाफट से। तो ये मैंने यहां पे बात को कर दिया है स्टार्ट, और ये रहे भाई, कहां गए, ये रहे, आ गए हम लोग अपने नोट्स पर। तो बच्चे लोगों, कॉर्पोरेट और अदर लॉज में हमारा जो पहला कंसेप्ट आया वो है हमारा नेचर ऑफ कंपनी। बहुत बेसिक सा कंसेप्ट है और आई थिंक इसके ऊपर देखो, आप कुछ बेसिक सेक्शंस हैं जिनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि मुझे ज्यादा बात करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। जैसे आप लोग देख पा रहे हो कि यार किसी भी एक्ट का सेक्शन नंबर 1 जो हमेशा काम करेगा बच्चे लोगों, कहां गया भाई, ये रहा, हाँ जी, अरे शुरू हो जा भाई। हाँ जी, तो सेक्शन नंबर 1 ऑलवेज काम करता है एप्लीकेबिलिटी के लिए, बराबर से। और आप लोग जानते हो कि इसका एप्लीकेबिलिटी जो है वो होल ऑफ इंडिया पे है। देन ये हमारा जो एक्ट है वो न सिर्फ कंपनीज पर लगता है, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज पे, बैंकिंग कंपनीज पे, ऐसी कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और सप्लाई कंपनी, और जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट वाली कंपनी लाइक एलआईसी हो गया, उनसे पे भी हमारा एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है। तो ये तो हमारा प्रोविजन जो है वो बहुत सिंपल कंसेप्ट की तरह से हो गया, जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। कंपनी का डेफिनेशन और कंपनी की क्वालिटीज बहुत सिंपल कंसेप्ट हो गया बच्चे लोगों, इस पे मुझे ज्यादा बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक डेफिनेशन पे अगर बात कर ली जाए जो हमारी है बॉडी कॉर्पोरेट, तो भाई बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या कहता है बच्चे लोगों, समझिएगा। द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग यहां पे हम लेंगे, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हो गया इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड ऑफ इंडिया बट डजंट इंक्लूड। इसका मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी से थोड़ी सी वाइड टर्म है। अच्छा, बॉडी कॉर्पोरेट की भी खासियत ये बच्चे लोगों की, इसका भी अपना एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, बराबर से। इसका भी परपेचुअल सक्सेशन है, यानी इसमें भी वो सारी की सारी क्वालिटीज है जो एक कंपनी के अंदर होती है ना, सारी की सारी वही है, बराबर सेम क्वालिटीज इसमें भी है। लेकिन ये कंपनी से थोड़ा सा वाइडर लेवल पे हो गया, ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे सिंपल बात करूं कि यार बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या इंक्लूड और क्या क्या एक्सक्लूड है, तो समझिएगा। बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में लॉ कहता है इंक्लूड की अगर बात की जाए तो उसमें कंपनीज तो है, ये ऊपर ही लिख दिया, फिर वो चाहे इंडियन कंपनी हो चाहे आउटसाइड ऑफ इंडिया हो। उसके अलावा इसमें पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कवर है, हमारी पीएफआईज। उसके अलावा नेशनलाइज बैंक शामिल है बच्चे लोगों, और जो कॉर्पोरेशन स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में होते हैं एलआईसी वगैरह, ये भी सारे बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में शामिल हैं, बराबर से। लेकिन कुछ ऐसे भी है जो डेफिनेशन से एक्सक्लूड रहेंगे, जो भी होते सेपरेट लीगल एंटिटी हैं, परपेचुअल सक्सेशन वाले, लेकिन जिन पर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हो रहे। उनमें आ रहा है बच्चे लोगों, एक तो रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी। रीजन आप लोगों को सबको पता है, सोसाइटीज के लिए अलग से कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट बना हुआ है, इसीलिए उन पर हमारे कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं। उसके अलावा जिसको फ्यूचर में सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे कि यार इनके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं लग रहे हैं, तो फिर उनको भी बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में हम इस एक्ट के हिसाब से शामिल नहीं करेंगे। सिंपली अपने को ध्यान में रखना, बराबर। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। एक डेफिनेशन यहां पे मैंने और ले रखा है आपके लिए, केएमपी का। अब की मैनेजर पर्सन का रोल बहुत जगह पे यूज आता है, तो हमने कहा सर केएमपी का मीनिंग क्या हो गया, तो इन रिलेशन टू अ कंपनी, केएमपी का मतलब आप लोग क्या लेंगे, नंबर 1 पे सीईओ हो गया, बराबर से। और इसके अंदर आता है बच्चों मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर इसके अंदर मैनेजर,
बराबर से। तो पहले नंबर पे अगर कहा जाए कि कंपनी में वो कौन है जो की मैनेजरल पर्सन की डेफिनेशन के अंदर कवर होता है, तो सेक्शन 2 क्लॉज 1 कहता है बच्चे लोगों आइदर सीईओ, एमडी और मैनेजर, है ना, तीनों एक ही लेवल के लोग हो गए। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें शामिल है बच्चे लोगों हमारा कंपनी सेक्रेटरी यानी कि सीएस, होल टाइम डायरेक्टर, बराबर से। सीएफओ इस डेफिनेशन के अंदर आता है, और कोई भी ऐसा ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो द डायरेक्टर हु इज इन होल टाइम एम्प्लॉयमेंट। मतलब ऐसा पर्सन जो यहां पे हमारा होल टाइम डायरेक्टर था, इससे एक लेवल नीचे का पर्सन ऑफिसर, उससे और नीचे नहीं जाना चाहिए, नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो, एक लेवल नीचे का ऑफिसर कोई भी जिसको इन्होंने पावर दिए हैं केएमपी के, है ना। बोर्ड क्या करेगा कि एक पर्सन, एक ऑफिसर को ये पावर दे देगा कि भाई यू आर केएमपी, आपको भी हम केएमपी बोल रहे हैं और तुमको हम पावर डेजिग्नेटेड कर रहे हैं, पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वो बंदा भी केएमपी होगा। और भी कोई ऑफिसर जिसको लॉ प्रेस्क्राइब करे फ्यूचर में, ये सारे पर्सन बच्चों कहलाते हैं केएमपी। तो आई थिंक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है केएमपी की, बहुत इजी बात हो गई। एक डेफिनेशन बच्चे लोगों यहां पे मैंने लिया है आप लोगों के लिए, और वो है मेंबर का डेफिनेशन। यार मेंबर कौन होता है कंपनी में? देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है। सबसे पहले ये समझो कि जिस बंदे ने मेमोरेंडम और आर्टिकल पे स्टार्टिंग में साइन किए थे, मतलब जिन्होंने कंपनी का एक तरह से फॉर्मेशन किया, तो स्टार्टिंग में जब उन्होंने कंपनी बनाई तो उनका नाम कंपनी के मेमोरेंडम के अंदर आया, बराबर है, एज अ सब्सक्राइबर। और आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हो कि पब्लिक कंपनी के केस में ये होने वाले हैं बच्चे लोगों सिंपली। अरे भाई इसको क्या दिक्कत है? अरे हो जा भाई। अरे हाँ, सिस्टम में ये मैंने सेटअप एक नया लिया है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, कुछ तो बताओ। हाँ हो गया हो गया हो गया हो गया, हाँ जी। तो बच्चे लोगों सिंपल है कि सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम जिन लोगों ने कंपनी को स्टार्टिंग किया, बराबर से, आप लोग सब जानते हो पब्लिक कंपनी के केस में ये कम से कम 7 होने वाले हैं, प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 होने वाले, मिनिमम 2। और जिनका नाम कंपनी जो है वो पहले तो मेमोरेंडम आर्टिकल में लिखती है सब्सक्राइबर, और कंपनी बनने के बाद जिनका नाम रजिस्टर मेंबर में आ गया, स्टार्टिंग पर्सन, दे आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी, नंबर 1। अब कंपनी तो बन गई, अब बनने के बाद में ऐसा हर पर्सन जो रिटर्न में एग्री होता है कि आई एम रेडी टू बी अ मेंबर इन कंपनी, और हुज नेम एंटर्ड इनटू रजिस्टर ऑफ द मेंबर्स ऑफ कंपनी इज आल्सो मेंबर। तो बट ऑब्वियस है कि इसके लिए आपके पास तरीका बहुत सीधा सा है। आइदर ऐसा बंदा जिसको कंपनी ने शेयर्स दिए बच्चों, शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, या ऐसा बंदा जिसको शेयर का ट्रांसफर या ट्रांसमिशन हुआ है, डेथ के बाद में जब ट्रांसफर होता है, तो ऐसा बंदा बन सकता है कंपनी का मेंबर। तो स्टार्टिंग तो वो लोग हो गए, उसके बाद में मेंबर बनना है तो शेयर खरीद के मेंबर बन जाओ, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कंपनी ऐसी है जहां पे रजिस्टर मेंबर की जगह पे डीमेट अकाउंट है बच्चों, तो ऐसा हर पर्सन जिसने कंपनी के शेयर होल्ड किए और जिसका नाम डिपॉजिटरी के पास में लिखा हुआ है, डिपॉजिटरी कौन हो गया? हमारा एनएसडीएल हो गया और हमारा सीडीएसएल हो गया। इनके पास जिसका नाम लिखा हुआ है एज अ शेयर होल्डर, एज अ मेंबर, वो भी बंदा कंपनी का मेंबर कहलाएगा। फिर चाहे उसके पास इक्विटी शेयर हो, प्रेफरेंस शेयर हो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये बंदा होता है बच्चों कंपनी का मेंबर, बराबर से। एक प्यारी डेफिनेशन और आती है कई बार, इट्स कॉल्ड प्रमोटर। हु इज प्रमोटर? सेक्शन 2 क्लॉज 69 कहता है प्रमोटर का मतलब हो गया बच्चे लोगों ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी ने लिखा है, हु हैज बीन नेम्ड एज सच इन ए प्रोस्पेक्टस और आइडेंटिफाइड बाय द कंपनी इन द एनुअल रिटर्न। मतलब ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी जो है वो अपने एनुअल रिटर्न के अंदर या प्रोस्पेक्टस में लिखती है। कैसे लिखती है? एज प्रमोटर। अब आप लोग सब जानते हो यार, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर चूंकि अपना रिवीजन चल रहा है, तो बट ऑब्वियस है आप लोगों ने प्रोस्पेक्टस वाला चैप्टर जो है वो तो बहुत तगड़े तरीके से पढ़ा हुआ है। बोलो क्या बोलते हो यार, प्रोस्पेक्टस का चैप्टर जो है वो आप लोगों ने सबने बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो पढ़ा हुआ है ना। और एक मिनट भैया, इसको थोड़ा सा यहां से चेक भी कर लिया जाए, सब कुछ ठीक है ना? हाँ जी। तो अब सीन ऐसा है बच्चे लोगों, बहुत सिंपली, कि ऐसा बंदा जिसका नाम कंपनी ने लिखा है अपने प्रोस्पेक्टस में, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान में है कि सेक्शन 26 में हम लोग प्रोस्पेक्टस अपन पढ़ेंगे भी, रिवीजन में भी आएगा। या ऐसा पर्सन जिसका नाम कंपनी ने अपने एनुअल रिटर्न, यानी कि सेक्शन नंबर हमारा काम करता है यहां पे क्या, 92, तो उसका नाम लिखा है कंपनी ने एज प्रमोटर, तो वो बंदा कंपनी का प्रमोटर होगा। अब ये बंदा होगा कौन? ऐसा बंदा बच्चों जो कंपनी के अफेयर्स को करता है कंट्रोल, है ना।
आइदर डायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है, यानी एज अ शेयर होल्डर, एज ए डायरेक्टर जो कंपनी के अफेयर्स को कंट्रोल करे। टाटा ग्रुप में अगर मैं बोलूं यार मुकेश अंबानी, नीता अंबानी इस पोस्ट पर हो सकते हैं, है ना, जो कंपनी के अफेयर्स को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उस बंदे का नाम कंपनी एज अ प्रमोटर भेज सकती है, बराबर, या तो प्रोस्पेक्टस में, आपने एनुअल रिटर्न में, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी एडवाइस, जिसके डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बोर्ड ऑफ द कंपनी इज एक्स्टम टू एक्ट। इसमें एग्जाम्पल में हमेशा दिया करता था रतन टाटा सर का कि भाई रतन टाटा जी जो हैं वो भले ही अगर किसी कंपनी में किसी पोस्ट पर नहीं भी हो, बट एक हैबिचुअल ऐसा, अकस्टम्ड का मतलब क्या हो गया बच्चों, हैबिट पड़ चुकी है, बोर्ड की एक हैबिट पड़ चुकी है, और उस पर्सन की एडवाइस, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन के हिसाब से काम करना है, वो बंदा भी कहलाएगा कंपनी का प्रमोटर, ठीक है। लेकिन अगर कोई पर्सन ओनली इन हिज प्रोफेशनल कैपेसिटी कंपनी को एडवाइस करता है, जैसे मैं एक लॉयर हूं, मैं एक एडवोकेट हूं, और मैं कई सारी कंपनियों को लीगल एडवाइस करता हूं और वो मेरी बात को मानते हैं, है ना, तो आई एम सॉलिसिटर, एडवोकेट हो गया, कोई बैंकर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, तो वो बंदा जो एडवाइस कर रहा है वो सिर्फ अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में दे रहा है, उसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं है, ना उसके पास कंपनी के शेयर्स या अफेयर्स पे कंट्रोल, कुछ नहीं, वो फीस मिल रही है किसी मैटर के ऊपर, वो कंपनी को डायरेक्शन दे रहा है, कंपनी उसको फॉलो कर रही है, तो वो बंदा कंपनी का प्रमोटर नहीं कहलाएगा बच्चों, कि आपने को सिंपली ध्यान में रखना है, बराबर। तो बहुत प्यारी सी डेफिनेशन है, सिंपल है। चलिए एक डेफिनेशन अपन लेते हैं बच्चों लोगों, रिलेटिव का डेफिनेशन है, और रिलेटिव का डेफिनेशन जब आप पढ़ते हो पूरे एंटायर कंपनीज एक्ट में कहीं पर भी अगर रिलेटिव वर्ड का यूज होगा, क्या रिलेटिव ऑफ डायरेक्टर कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ कंपनी, ऐसे कोई अगर वर्ड आया, तो रिलेटिव से हमारा मतलब क्या होने वाला है, जो यहां पे आपको दे रखा है, ठीक है। तो हमने कहा भी रिलेटिव मतलब कौन है, तो हमने कहा ऐसा हर पर्सन, अरे भाई इसको क्या सीन है, हु इज रिलेटेड टू अनदर, बराबर से। अब इसमें कौन कौन शामिल है बच्चे लोगों, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF के लोग हो गए, जितने भी मेंबर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस इसमें आ गया। उसके अलावा ये जो लिस्ट आपको दे रखी है, जिसमें फादर है इंक्लूडिंग स्टेप फादर है, मदर है इंक्लूडिंग स्टेप मदर है, सन है इंक्लूडिंग स्टेप सन है, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर के आगे बच्चों स्टेप डॉटर नहीं है, डॉटर का हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर हो गया, और सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर हो गई, ये सारे लोग रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर कवर हैं। इसका मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है बच्चे लोगों, एक फादर के लिए उसकी जो स्टेप डॉटर है वो उसके रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं है, लेकिन एक डॉटर के लिए उसके स्टेप फादर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन के अंदर कवर होंगे। नॉर्मली क्या होता है कि भाई अगर मेरा जो भाई है, हम दोनों का रिलेशन क्या है, वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूं, हम दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। मेरे फादर के साथ मेरे क्या रिलेशन, भाई वो मेरे रिलेटिव है, मैं उनका रिलेटिव हूं, बट ऑब्वियस है। लेकिन स्टेप वाले मामले में गजब है, यहां फादर के लिए जो स्टेप डॉटर है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में नहीं आ रही है, लेकिन डॉटर के लिए पप्पा जो है, फादर जो है, वो स्टेप फादर रिलेटिव की डेफिनेशन में आ रहे हैं। तो अब ठीक है, लॉ है जो है वो आप लोग ध्यान में रखोगे, तो ये कुछ डेफिनेशन अपने को ध्यान में रखनी है, ठीक है, बराबर, क्लियर है बच्चों लोगों, एकदम आसान आसान सी बात है। अब देखिए रिवीजन पे अगर आगे बढ़ा जाए तो अगला टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है यार, क्लासेस ऑफ कंपनीज, आई थिंक सबको ध्यान में है। एकदम बेसिक बेसिक बात अगर करूं मैं, तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी कौन सी होगी बच्चों, कि वो कंपनीज हैं जहां मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड अप टू द गारंटी अमाउंट, है ना, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। ये पॉइंट आप लोगों को सबको बहुत अच्छी तरह से पता है, बराबर। जबकि अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो वहां लायबिलिटी रहेगी अप टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, है ना, कि भाई अगर 10 रुपीज का शेयर है और मैंने 6 रुपीज ऑलरेडी पे कर दिया, तो माई फाइनल लायबिलिटी इज 4 रुपीज, एंड दिस अमाउंट कंपनी कैन कॉल कभी भी, लाइफ टाइम में मंगवा सकती है, वाइंडिंग अप के टाइम में मंगवा सकती है, जब भी कंपनी को जरूरत हो कंपनी कैन कॉल। ये तो हमारा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। नो विच इज गवर्नमेंट कंपनी, यार गवर्नमेंट कंपनीज के, अच्छा ये सारे पॉइंट सब कुछ आप लोगों ने फाउंडेशन के अंदर भी पढ़ा हुआ है ना। तो गवर्नमेंट कंपनीज क्या है बच्चों, कोई भी ऐसी कंपनी जिसकी कैपिटल का एटलीस्ट 51% पार्ट, 51% of the paid up share capital is held by the either central government or state government, partly by central और partly by state government, more than one state government अगर है, याद रखिएगा 51% और मोर मींस होल्डिंग सब्सिडरी में मोर देन 50% था, यहां पे 50.5% होगा तो काम नहीं चलेगा। मोर देन 51% शेयर इफ हेल्ड बाय एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट और एनी कॉम्बिनेशन, चाहे शेयर इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो, इट्स कॉल्ड सिंपली गवर्नमेंट कंपनी। बच्चों अपने को ध्यान में रखना, ठीक है।
एक और प्यारा कंसेप्ट है, अगर एक कंपनी है गवर्नमेंट कंपनी जो है एच लिमिटेड है ना, एंड आपको बोल दिया गया दिस इज गवर्नमेंट कंपनी, तो अगर कल को कोई इसकी सब्सिडरी कंपनी होती है, मान लीजिए इसकी सब्सिडरी है ये, तो ये कंपनी भी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। अपने को ध्यान में रखना है, गवर्नमेंट कंपनी का सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी होता है, ठीक है। अब याद रखिए बच्चे लोगों, अगर कंपनी ने डिफरेंशियल वोटिंग राइट इशू कर रखा है, ये अपन शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। वैसे डीवीआर का मीनिंग आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है, नॉर्मली इसमें वोटिंग राइट्स हमारे चेंज हो जाते हैं, है ना। तो अगर डीवीआर इशू किया है तो आपको शेयर कैपिटल की जगह टोटल वोटिंग राइट्स यूज में लेना है। आप लोग सब जानते हो, नॉर्मली पोलिंग में हम ये बोल देते हैं कि यार 1 शेयर इज इक्वल टू 1 वोट, बराबर से, या शेयर कैपिटल वाइज भी बोल सकते हैं। अब डीवीआर में हम इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने 1:2 कर दिया। 1:2 का मतलब हर 2 शेयर पे आपको 1 वोट ही मिलेगा, है ना। तो इसमें वोटिंग राइट्स हम लोग नॉर्मली डिफरेंशिएट कर देते हैं, ताकि कंपनी का कंट्रोल भी डायल्यूशन नहीं हो और कंपनी के पास एक अच्छा खासा पैसा भी आ जाए बच्चों, उसके लिए अपन इसको यूज करते हैं। तो अगर डीवीआर इशू कर रखे हैं तो फिर शेयर कैपिटल की जगह आपको टोटल वोटिंग पावर यूज करना है, उसका 51% चेक करना पड़ेगा। ये आप सिंपली ध्यान में रखने वाले हो। बहुत क्लियर हो गया, आसान है ना। व्हाट इज 1% कंपनी? यार 1% कंपनी के बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता है, प्राइवेट कंपनी है, एक डायरेक्टर होगा मिनिमम, और ये कंपनी कोई भी लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी अनलिमिटेड हो सकती है। मेन पॉइंट अपना ये वाला है, आप लोग जानते हो ओपीसी ओपन करने के लिए पर्सन में क्वालिटी क्या चाहिए? एक तो नेचुरल पर्सन होना चाहिए बराबर से, और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। 2 मेजर क्वालिटीज हैं जो उस पर्सन में होनी चाहिए, आइदर नेचुरल पर्सन हो या फिर इंडियन सिटीजन वो होना चाहिए, आप लोग जानते हो, ठीक है। अब रेजिडेंट और इंडिया का सीन ऐसा है, वो हो तो भी चलेगा बच्चों, नहीं हो तो भी चलेगा। रेजिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज वर्ड लगाने का मतलब है कि जैसे देखो, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या होता है? जो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट 120 डेज, अब आप टैक्स से मिक्स नहीं करोगे, सर वो टैक्स में तो 182 डेज दे रखा है, सर फेमा में तो 183 डेज दे रखा है, 182 से ज्यादा होना चाहिए। बेटा यहां जो मीनिंग है वो आपको यही लेना है ना। तो यहां रेजिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में ऐसा बंदा जो मोर देन मतलब 120 डेज और मोर इंडिया में रहा है, कंटिन्यू रहना जरूरी नहीं लेकिन रहा है, उसने स्टे किया है, वो बंदा कहलाता है रेजिडेंट। तो आज के टाइम की रिक्वायरमेंट ये है, रेजिडेंट और अदरवाइज का मतलब भाई आप रेजिडेंट नहीं भी हो तो भी आप शेल बी एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट ओपीसी। तो 2 ही क्वालिटीज चाहिए, एक तो बंदा नेचुरल पर्सन हो और इंडियन सिटीजन अगर है तो इंडिया में ओपीसी का फॉर्मेशन कर सकता है। अब ओपीसी में जो मेंबर बनेगा उसके लिए जरूरी है कि उसको एक बंदे को नॉमिनी अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि इसके डेथ के केस में वो कंपनी को टेक ओवर करे। तो उस बंदे में भी सेम क्वालिटी होनी चाहिए, नेचुरल पर्सन और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये बच्चों अपने को इसमें ध्यान में रखना है। तो मेजर क्वेश्चन तो अपना इसी में बनता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी नेचुरल पर्सन एक से ज्यादा ओपीसी का एक ही टाइम पे मेंबर या नॉमिनी नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं हूं तो मैं मैक्सिमम एक कंपनी का मेंबर और एक ही कंपनी का नॉमिनी बन सकता हूं, उससे ज्यादा का नहीं, ठीक है। बाई चांस कभी हो गया कि एक कंपनी का मैं मेंबर हूं, ठीक है, और एक कंपनी का मैं नॉमिनी हूं और उसमें मेंबर की डेथ हो गई है, तो मेंबर की डेथ होती है मैं मेंबर बन जाऊंगा, तो ऐसे तो मैं 2 कंपनीज का मेंबर बन गया। तो उस केस में लॉ हमको एक टाइमिंग देता है बच्चों 180 डेज का, कि यार आप चूज कर सकते हो 180 दिन का टाइमिंग, कि 180 डेज के अंदर यू विल डिसाइड कि यार आपने को क्या करना है। मेंबरशिप दोनों कंपनीज को मर्ज करना है, किसी एक में मेंबरशिप रखनी है, किसी एक में नॉमिनी बनना है। 180 दिन के अंदर अंदर यू हैव टू डिसाइड, अदरवाइज एक ही बंदा 2 कंपनी का मेंबर तो नहीं हो सकता है। ये अपने को ध्यान में रखना है। माइनर कभी आजू बाजू नहीं आएगा बच्चों को। माइनर न तो कभी नॉमिनी बनेगा, न कोई बेनिफिशियल इंटरेस्ट लेगा, न मेंबर बनेगा। माइनर यहां पे कहीं पर भी 18 साल से पहले वाला आएगा ही नहीं। ये कंपनी सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड नहीं होती है, आप लोग जानते हो, नॉट फॉर प्रॉफिट, और इसका कोई कनेक्शन नहीं, उसमें रजिस्टर्ड नहीं होगी। और हमारी जो 1% कंपनीज हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट का काम नहीं करेंगी, एज वेल एज बच्चे लोगों कोई भी ओपीसी किसी दूसरी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। आज मैं एक ओपीसी, देखो जयेश भंडारी ने एक ओपीसी ओपन किया और हमने नाम रख लिया उसका जेबी प्राइवेट लिमिटेड, है ना। और आप लोग जानते हो इसके नीचे ब्रैकेट में हमको लिखना पड़ता है 1% कंपनी, ऐसा। तो अब ये जो 1% कंपनी मैंने ओपन किया है बच्चे लोगों, ये 1% कंपनी की एक खासियत क्या रहेगी, मैं एज एन इंडिविजुअल पर्सन जयेश भंडारी किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकता हूं, लेकिन जेबी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो किसी कंपनी के सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती है। ये आपको सिंपली ध्यान में रखना है, बराबर से। बहुत क्लियर पॉइंट है। तो ओपीसी का पॉइंट भी हमारा बहुत सिंपल तरीके से जाता है, जो आप लोग ध्यान रखोगे।
अब प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज बच्चों को आई थिंक आप सबको बहुत बढ़िया तरीके से पता है, तो आई थिंक ज्यादा मुझे इस पर बात करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, थोड़ी सी फटाफट बात कर लेते हैं, है ना। मैंने कहा था मेजर इंपॉर्टेंट सेक्शंस पे आज मैं सारी बात आपसे करने वाला हूं, जो 1 से लगा करके हमारे 22 तक के पोर्शंस हैं, बढ़िया बात करेंगे उसके ऊपर। तो प्राइवेट कंपनी का सीन ऐसा है बच्चे लोगों की, प्राइवेट कंपनी वो हो गई जो जिसके शेयर ट्रांसफर करने पर रेस्ट्रिक्शन है, आप लोग जानते हो। मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है इस पर लिमिट पर कि यार 200 का लिमिट है मैक्सिमम का, और 200 की काउंटिंग करते वक्त में अपने को हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनको इंक्लूड नहीं करना है, एज वेल एज बच्चे लोगों जो एक्स एम्प्लॉइज हैं उनको भी इंक्लूड नहीं करना है। बराबर, बहुत सिंपल है ना। आप लोगों ने इस पे खूब सारे क्वेश्चंस किए हुए, जब मैं क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन कराऊंगा उस वक्त अपन सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने वाले हैं, है ना। तो कैसे होता है, हमारा पॉइंट बहुत सीधा सा है कि यार हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी में मान लीजिए कि 197 मेंबर्स हैं, है ना। ऑलरेडी प्राइवेट कंपनी है, 197 मेंबर है और हमने 10 एम्प्लॉइज को शेयर और दे दिए। तो 10 एम्प्लॉइज को शेयर देते ही वैसे तो हमारा नंबर 207 हो गया है, मींस हमने 200 की लिमिट को क्रॉस कर दिया, लेकिन लॉ कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब आप 200 की काउंटिंग करते हो तो एम्प्लॉइज हु आर आल्सो शेयर होल्डर आर नॉट काउंटेड। सेम यही चीज कल कोई रिटायर हो जाएंगे तो भी एक्सक्लूड रहेंगे, क्योंकि ये एक्स एम्प्लॉइज हैं और इनको शेयर हमने कब दिए थे, व्हेन दे वर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, सो इनको भी अपने को एग्जम्प्ट करना है, बराबर 200 की लिस्ट में काउंट नहीं करना है। और क्योंकि 200 से बाहर निकलते ही तो ये कंपनी पब्लिक कंपनी बन जाएगी, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है बच्चों, अगर ज्वाइंट शेयर होल्डर है, ठीक है, जैसे मिस्टर एंड मिसेज ए ने अगर शेयर परचेस किए हैं बच्चों ज्वाइंट नेम से, तो नाम तो दो आ रहे हैं लेकिन इनको एक ही मेंबर अपने को काउंट करना है। जैसे बैंक में ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है ना, तो अकाउंट तो एक ही काउंट होता है, सेम वही कंसेप्ट बच्चे लोगों को यहाँ पे भी यूज होगा, तो आप लोगों को मेनली ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर है। पब्लिक कंपनी हमारी सिंपल विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी, पब्लिक का सब्सिडरी कंपनी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी माना जाएगा, ये भी आप लोग जानते हो, बहुत ज्यादा अच्छी तरह से ये पॉइंट भी आप लोगों को पता है बच्चे लोगों, तो अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, क्लियर है। चलिए, स्मॉल कंपनी हमारी बहुत फेमस कंपनी बच्चों, बहुत फटाफट से बात करूंगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो यू हैव टू फोकस ऑन 3 पॉइंट्स। नंबर 1, एक तो आपको हमेशा देखना है कि यार ये कंपनी हमेशा अदर देन पब्लिक कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी होनी चाहिए। क्वेश्चन जब आए तो ऊपर कंपनी का नाम चेक कर लेना, पब्लिक कंपनी हुई तो ये सेक्शन ही उड़ जाएगा, लगेगा ही नहीं, कोई स्मॉल कंपनी होगी नहीं कभी। उसके अलावा ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल डजंट एक्सीड 4 करोड़, ठीक है, एंड जिसका टर्नओवर डजंट एक्सीड 40 करोड़, दोनों रिक्वायरमेंट्स के बीच में एंड है। अगर आप ये दोनों रिक्वायरमेंट पूरी करते हो तभी ये कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी, अदरवाइज आने वाली नहीं है। तो 4 करोड़ एंड 40 करोड़ बच्चे लोगों को अपने को मेनली फोकस करना है, मेनली ध्यान में रखना है, बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। उसके अलावा ये जो हमारी डेफिनेशन है, ये मतलब आप इसको ऐसे समझ लो कि यार कोई भी स्मॉल कंपनी न तो किसी की होल्डिंग होगी ना किसी की सब्सिडरी होगी। कल को आपको बोल दिया जाए कि देयर इज अ कंपनी ए प्राइवेट लिमिटेड विच इज सब्सिडरी ऑफ बी प्राइवेट लिमिटेड, और जिसका टर्नओवर जो है वो यहां पे, ठीक है, जिसका टर्नओवर जो है वो 4 करोड़ से कम है, सॉरी 40 करोड़ से कम है, 40 करोड़ से, और जिसका कैपिटल भी 4 करोड़ से कम है, लेकिन वो कंपनी किसी की सब्सिडरी है, ए लिमिटेड विच इज सब्सिडरी बी लिमिटेड। तो आपको सिर्फ यही नहीं देखना है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कभी कोई भी स्मॉल कंपनी ना किसी की होल्डिंग होगी ना किसी की सब्सिडरी होगी, न कभी कोई स्मॉल कंपनी सेक्शन 8 यानी नॉट फॉर प्रॉफिट में आने वाली है, और स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जिसमें एलआईसी जैसी कंपनियां रजिस्टर्ड होती है उसमें भी कभी स्मॉल कंपनी रजिस्टर्ड नहीं होती है। यार स्मॉल कंपनी के लिए पार्लियामेंट में कोई अलग से एक्ट बने और उसको फॉलो किया जाए, ऐसा कभी नहीं होता है बच्चे लोगों। ये आप लोगों को सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से। तो बहुत क्लियर है मेरे ख्याल से, बहुत इजीली आप इस चीज को कैच कर सकते हैं, बहुत सिंपल तरीके से काम हमारा हो जाएगा। तो ये आप लोगों को स्मॉल कंपनी में ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है, बराबर, बढ़िया क्वेश्चन बनता है। अब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का कंसेप्ट बहुत सीधा सा है। होल्डिंग कंपनी हमारी वो कंपनी हो गई जिसकी कुछ सब्सिडरीज होती हैं, तो अपने को मेन सब्सिडरी पढ़ना पड़ेगा। अब सब्सिडरी कंपनी का मतलब इन विच होल्डिंग कंपनी, जिसमें होल्डिंग कंपनी या तो बच्चे लोगों बीओडीज के कंपोजिशन पे कंट्रोल करे। सर ये कैसे होता है, अगर हमारी कंपनी में 10 डायरेक्टर्स हैं तो 10 में से मेजोरिटी आती है 6 पर, मतलब मोर देन 50% या 50% या उससे ज्यादा। इनको अगर अपॉइंट और रिमूव करने का पावर किसी एक कंपनी के पास में आ जाए कि यार आप मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो सकता है आपकी कंपनी ने किसी कंपनी को पैसे उधार पे दिए,
बदले में आपने कंडीशन लगा दिया कि हमको तो आपके बीओडीज के ऊपर कंट्रोल चाहिए पूरा का पूरा, तो बच्चों यहां पे कंट्रोल करने वाली कंपनी कॉल होल्डिंग कंपनी और दूसरी कंपनी हमारी हो जाएगी सब्सिडरी कंपनी। बराबर, बहुत सिंपल है। सेकंड नंबर, अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50%, बच्चों सुनना है, इस बार 51 नहीं है, मोर देन 50% है, मतलब अगर 50.5% हुआ 50.5 तो भी चलने वाला है, 50% से ऊपर एक शेयर भी हुआ तो भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा। तो अगर कोई कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% वोटिंग पावर का मतलब यहां आप शेयर कैपिटल ले सकते हो इक्विटी वाली, उस पर अगर कंट्रोल कर ले, खुद कर ले, अपनी सब्सिडरी के साथ मिल करके कर ले, या सिर्फ सब्सिडरी भी कर ले, तो भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा बच्चे लोगों, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो सपोज करो कि अगर कोई कंपनी ऐसी है, सपोज करिए बच्चे लोगों, एक कंपनी हमारे पास में जो है एस लिमिटेड, बराबर, और 10 लाख का इसका शेयर कैपिटल है, यानी 10 लाख के इसके टोटल वोटिंग राइट्स हो गए, टोटल वोटिंग पावर हो गया। अब अगर इसका होल्डिंग कंपनी बनना है किसी को भी, तो मोर देन 5 लाख शेयर परचेज करने पड़ेंगे, 5 लाख से ज्यादा। मैं तो कह रहा हूं 5 लाख 1 भी परचेज कर लिया, 5 लाख 5,000 शेयर भी परचेज कर लिए, 5 लाख 50 शेयर भी परचेज हो गए, तो यहां पे होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन बनेगा, क्योंकि इस बार 51 नहीं है, याद रखिएगा, मोर देन 50% है, जो अपने को ध्यान में रखना है। बराबर, बहुत क्लियर मैटर है, मोर देन 50% होना चाहिए। अब मोर देन 50% कौन खरीदे, सपोज करो एक अकेली कंपनी ने खरीद लिए, तो सीधा होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन हो जाएगा। एक होल्डिंग कंपनी है, इसकी खुद की एक सब्सिडरी कंपनी है बच्चों, दोनों ने मिल करके मोर देन 50% शेयर परचेस कर लिए, इसने 4 लाख कर लिए, इसने 1.5 कर लिए, तो हो गए 5.5, तो भी होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बन जाएगा बच्चों। हो सकता है एक कंपनी खुद नहीं परचेस करे, उसकी सब्सिडरी कंपनी अकेले ले ले 5.5 लाख, तो भी हो सकता है। तो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनने के लिए जरूरी क्या है, एक कंपनी दूसरी कंपनी के मोर देन 50% शेयर्स पे अपना कंट्रोल करती है ना, आइदर खुद कर रही है या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके कर रही है, या ओनली सब्सिडरी भी कर रही है बच्चों। क्योंकि सब्सिडरी की तो उसमें सीन क्या रहेगा कि यार एक कंपनी हमारी हो गई एस लिमिटेड, है ना, इसकी होल्डिंग कंपनी मान लो एम लिमिटेड हो गई, और उसकी होल्डिंग कंपनी एच लिमिटेड हो गई, तो सब्सिडरी की सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग के लिए भी सब्सिडरी कंपनी काउंट हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोग ध्यान में रखने वाले हो, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक ठाक है, बराबर, फाउंडेशन में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो ज्यादा मुझे टेंशन लेने की इसमें जरूरत है नहीं। बराबर, एक कंपनी हमारे पास में आती है बच्चों, जिसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएट कंपनी। सर ये क्या सीन है, एसोसिएट कंपनीज क्या होती हैं, समझिएगा। एसोसिएट कंपनी वो है जहां पे एक कंपनी में दूसरी कंपनी के का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, a company in which, जिसमें that other company have a significant influence but which is not a subsidiary company, सब्सिडरी नहीं है, खाली सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, और जिसमें ज्वाइंट वेंचर कंपनीज भी इंक्लूड है। तो सर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है, आई थिंक आप सबको बहुत ज्यादा बेटर तरीके से पता है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है एटलीस्ट 20% ऑफ द वोटिंग पावर अगर आपके पास में है, तो ये राइट बनता है बच्चे लोगों। तो 20% से लगा करके 50% तक का वोटिंग राइट हो सकता है, क्योंकि 50 से ऊपर जाते ही तो आप लोग जानते हो होल्डिंग सब्सिडी का रिलेशन बनेगा, है ना। तो अगर एक कंपनी में किसी दूसरी कंपनी का कंट्रोल है, कितना कंट्रोल है बच्चों, उन्होंने 20 से 50% के शेयर्स एक्वायर करके रखे हुए हैं, तो वहां पे वो कहलाएगी एसोसिएट कंपनी, अपने को ध्यान में रखना है। अच्छा, इसमें ज्वाइंट वेंचर भी शामिल है। ज्वाइंट वेंचर का मतलब एक ऐसी कंपनी जिसमें 2-3 कंपनियों का ज्वाइंट एसेट हो, उसके एसेट को उन्होंने ज्वाइंटली हेल्ड करके रखा है, उसको अपन इस कैटेगरी के अंदर डालेंगे बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब ये कैसे हो सकता है, कंसेप्ट को समझिएगा आप लोग। जैसे हमारे यहाँ पे कोई टाइम पे थी विस्तारा एयरलाइंस, आज भी है, तो विस्तारा एयरलाइंस जब स्टार्ट हुई तो उसका 50% जो नेट एसेट है वो टाटा ग्रुप के पास में है, और 50% का जो पार्ट है बच्चे लोगों वो सिंगापुर एयरलाइंस के पास में। तो हम बोल सकते थे कि ज्वाइंट वेंचर की विस्तारा एयरलाइंस क्या है, बेसिकली ज्वाइंट वेंचर ऑफ टाटा ग्रुप एज वेल एज हमारा सिंगापुर एयरलाइंस हो गया, तो ऐसे अपन बोल सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ज्वाइंट वेंचर कंसेप्ट बच्चों, ये अपने को ध्यान में रखना, सिंपल हो गया। ठीक है, अब अनलिमिटेड कंपनी हमारी बहुत सीधी सी हो गई, अनलिमिटेड कंपनी जिसमें मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं होगा, एकदम आसान है। अब सेक्शन 8 कंपनीज के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, आप लोग जानते हो, फाउंडेशन के अंदर भी आप पढ़ के आए हो। तो सेक्शन 8 कंपनी को अगर स्टार्ट करना है भाई, तो इसके लिए लेना पड़ता है लाइसेंस, है ना। आप सबको आई थिंक ध्यान में है कि यार ये कंपनी के लिए अपने को लाइसेंस लेना पड़ता है ना। और रजिस्ट्रार जो लाइसेंस इशू करेगा तो कुछ कंडीशंस के ऊपर करने वाला है ना, देयर आर सम कंडीशंस। पहली कंडीशन, हमारी कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट पर्पस के लिए होनी चाहिए, प्रमोटिंग आर्ट, साइंस, कल्चर, एजुकेशन, रिलीजन, सोशल वेलफेयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, यूजफुल प्रोजेक्ट के लिए मेन चीज है।
अब ऐसी कंपनी जो भी पैसा कमाएगी प्रोहिबिट करेगी पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर, कि आप अपने मेंबर को डिविडेंड का पेमेंट इसमें नहीं करोगे। तो सर जो कमाएंगे उसको करेंगे क्या, इंटेंड टू अप्लाई प्रॉफिट टू द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग अकाउंट से भी इनकम और एक्सपेंडिचर में करते हो, जो भी आपका सरप्लस होता है वो कैपिटल फंड में वापस आकर के ऐड होता है। सेम सीन बच्चों यहां पे भी करना है, जो भी प्रॉफिट है उसको कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर दोगे, मींस उसी ऑब्जेक्ट के लिए वापस खर्च करना है, मेंबर्स लोग घर पे लेके नहीं जाएंगे ना, बहुत सिंपल है। इन बेसिस पे लाइसेंस मिल जाएगा। अब ऐसी कंपनी को फ्यूचर में अगर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को ऑल्टर करना है तो आरओसी का अप्रूवल चाहिएगा। ऐसी कंपनी को वो सारे प्रिविलेजेस और ऑब्लिगेशंस मिलेंगे जो लाइबिलिटी कंपनी को होते हैं, सारे बेनिफिट्स भी सारे ऑब्लिगेशंस भी वही रहेंगे, लेकिन एक बेनिफिट है, दीज कंपनीज नॉट रिक्वायर्ड टू यूज लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड विद देयर नेम। जैसे अपने यहाँ पे टाटा फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन है, तो ये सब सेक्शन 8 कंपनीज है बच्चों, लेकिन इनके साथ एग्जम्पशन क्या है कि यार आप इनको प्रॉफिटेबल से थोड़ा अलग शो कर रहे हो, इसीलिए इनको नेम के साथ में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बराबर, बहुत सिंपल हो गया। नाउ कंपनी मे बी कन्वर्टेड इनटू एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी बाय पासिंग एसआर। एसआर का मतलब आप लोग जानते हो 75% और मोर वोट फेवर में होना चाहिए, तो आप चेंज भी कर सकते हो, ध्यान में रखना है। अगर ऊपर में से कोई कंडीशन ब्रेक हुई, अगर कोई भी कंडीशन बच्चे लोगों में ब्रेक होता है, तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो ब्रेक होते ही लाइसेंस हो सकता है रिवोक, बराबर से। लाइसेंस क्या हो जाएगा बच्चे लोगों, रिवोक हो जाएगा एट एनी टाइम इफ कंडीशंस आर नॉट कंप्लाइड विद, लाइसेंस में बी रिवोक, ठीक है। आरडी के पास में पावर है ये, और एक बार नोटिस देने के बाद, अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद में अगर उनको लगता है लाइसेंस को रिवोक करना है तो कर देंगे। सर लाइसेंस रिवोकेशन का असर क्या होगा, बढ़िया असर होने वाला है बच्चे लोगों, इसका इंपैक्ट बहुत जबरदस्त होगा। पहला इंपैक्ट ये आएगा कि कंपनी को नाम के साथ में हो सकता है यूज करना पड़े लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड, एग्जम्पशन खत्म। मे बी सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह पे यहां आरडी कर देना, क्योंकि ये पावर रीजनल डायरेक्टर को डेलीगेट हो गया नाउ टाइम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरडी को पावर दे दी, डेलीगेट कर दिए, तो वो अगर ठीक समझे तो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर वो क्या कर सकती है बच्चे लोगों, अमालगमेशन कर सकती है दिस कंपनी विद अनदर सेक्शन 8 कंपनी हैविंग सिमिलर ऑब्जेक्ट। समझिएगा, मतलब इस कंपनी को किसी दूसरी सेक्शन 8 कंपनी के साथ अमालगमेट कर देगी, लेकिन वो जो दूसरी सेक्शन 8 कंपनी है वो भी सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली होनी चाहिए, तो उसके साथ अमालगमेट कर देंगे, ठीक है। या फिर कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट करने का ऑर्डर कर दे, बंदी कर दो इस कंपनी को, ठीक है। उसके अलावा बच्चे लोगों पेनल्टी भी लगेगी, कंपनी के अगेंस्ट में भी पेनल्टी। पेनल्टी के प्रोविजन आप लोग खुद पढ़ेंगे एग्जाम से पहले, एक बार बस रीडिंग वीडिंग लगा लीजिएगा, पेनल्टी प्रोविजन पे भी अपन ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी वैसे भी अपने को याद रहने वाला है नहीं। एग्जाम टाइम में आप इसको पढ़ के जाएं, उस वक्त आप बेटर तरीके से इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या सीन है भाई, हाँ चल गया, चलिए ठीक है बच्चे लोगों, तो ये उस वक्त आप लोग याद करके जाने वाले हो, बाकी फ्रॉड का 447 तो लगेगा ही। तो ये एक छोटा सा पोर्शन था। नाउ कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड पॉइंट बहुत सिंपल है बच्चे लोगों, इसमें मैं जो मेन सेक्शन जिन पे मैं बात करना चाह रहा हूं आप लोगों से, उसमें एक सेक्शन आ रहा है बच्चे लोगों, बहुत प्यारा सेक्शन नंबर 3 है, इस पर मैं बात करूं। मैंने आपको कहा था आज के सेशन में हम लोग 1 to 22, 1 से लगा के 22 में जो जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है उन सब पे बात करने वाले हैं, है ना। तो सेक्शन नंबर 3 है, उस लेवल पे बहुत अच्छा सेक्शन है। सेम आप लोगों ने सेक्शन जो है वो एलएलपी के अंदर भी पढ़ा हुआ, सेम वैसा ही है। हाँ जी, तो अब सीन क्या है भाई, यहां से अपन समझ लेते हैं इस पूरे कंसेप्ट को भी।
चलिए जी, तो अब क्या कहता है भाई ये टॉपिक पूरा, आइए समझते हैं। देखो सेक्शन नंबर 3 ये जो है वो बहुत प्यारी बात कहता है बच्चों। कभी भी ऐसा टाइम हुआ जब कंपनी के मेंबर्स का जो नंबर है वो पब्लिक कंपनी के केस में 7 या प्राइवेट कंपनी के केस में 2 से कम हो गया है ना। कभी भी ऐसा हुआ कि एक सिचुएशन ऐसी आई कि पब्लिक कंपनी में मेंबर 7 से लेस होकर के 6, 5, 4 जो भी है, प्राइवेट कंपनी में हम 2 से कम होकर के 1 हो गए, और कंपनी ने बिजनेस कैरी कर लिया फॉर मोर देन 6 मंथ्स विद द रिड्यूस नंबर। तो एक तरह से आप ये समझो कि कंपनी हैव 6 मंथ्स, 6 मंथ्स में या तो आपको मेंबरशिप नंबर वापस से रेस करना पड़ेगा, और नहीं हो तो कंपनी का वाउंड अप स्टार्ट करो, दो में से एक काम कर दो, लेकिन दोनों ही नहीं किया तो 6 मंथ्स के बाद में, मतलब आफ्टर 6 मंथ्स जो भी लायबिलिटी क्रिएट होंगी उसके लिए बच्चे लोगों कौन लायबल होगा समझिएगा। कंपनी कैरीज ऑन बिजनेस फॉर मोर देन 6 मंथ्स, अगर उन्होंने 6 महीने से ज्यादा बिजनेस चालू रखा तो एवरी पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ कंपनी ड्यूरिंग द टाइम, उस टाइम पे जो भी मेंबर था है ना, एंड बिजनेस आपने कैरी किया आफ्टर 6 मंथ्स एंड कॉन्ग्रिजेंट ऑफ द फैक्ट, जिसको ये पता भी है कि हाँ मेंबरशिप नंबर कम हो गया फिर भी बिजनेस चालू रखा है, shall be severely liable for the payment of the whole debt of the company contracted during that time and may be severally sued therefore। तो ऐसे में उस मेंबर का पर्सनल लाइबिलिटी बनेगा बच्चे लोगों। सपोज करिए कंपनी है जिसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं और कोर्ट के ऑर्डर से यहां पे एक मेंबर ने अपने शेयर दूसरे मेंबर को सेल किया और रह गए अभी 6 मेंबर है ना। अब ये सारा खेल जो हुआ है वो मान लेते हैं हुआ है, अपन तो डेट भी बढ़िया ले लेते हैं, 1 अप्रैल 25 को ये हुआ है। तो यहां से लॉ आपको टाइमिंग दे रहा है 30 सितंबर 25 तक का, कि भाई यहां पे 6 महीने का टाइम है, इसमें या तो मेंबरशिप नंबर रेस कर लो या वाउंड अप स्टार्ट करो। अगर नहीं किया तो आफ्टर 30 सितंबर बच्चों जो भी लायबिलिटी क्रिएट होगी उसके लिए मेंबर्स who are cognizant about this fact है ना, बचे हुए 6 में से भी जिन मेंबर्स को पता है, मान लीजिए एक मेंबर यूएसए में और उसको पता ही नहीं है कि पीछे मेंबरशिप नंबर रिड्यूस हो गया, तो वो लायबल नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे मेंबर्स पर्सनली लायबल हो जाएंगे। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स जो भी लायबिलिटीज होंगी उसके लिए, ड्यूरिंग 6 मंथ्स अगर यहां कोई लायबिलिटी क्रिएट होती है बच्चे लोगों उसके लिए कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल। अगर इस रिडक्शन से पहले की कोई लायबिलिटी रह जाती है तो उसके लिए भी कंपनी विल बी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन यहां पे एक तरह से समझो लिफ्टिंग हो जाएगा, पर्दा हट जाएगा, और इसके बाद जो भी लायबिलिटीज क्रिएट हुई एंड इफ कंपनी हैव नो सफिशिएंट फंड टू पे, तो उन मेंबर लोग का पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगा बच्चे लोगों। ये हमारा सेक्शन नंबर 3 है। तो एग्जाम के हिसाब से सेक्शन मुझे बढ़िया लगता है, प्यारा लगता है, तो आप लोग इसको पढ़ के जाने वाले हो, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस यार बहुत सिंपल है, ये आप लोग कर सकते हो, मतलब ये मुझे लगता है फाउंडेशन के अंदर भी था, अभी भी है। तो इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है वो आप लोग जानते हो। सेक्शन 7 में नेम डिसाइड करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपन सेंड करने वाले हैं। नेम हमारे लिए 20 डेज के लिए रहेगा, फिर 20 + 20 और हो सकता है, ठीक है, बढ़ सकता है 20 प्लस फिर 20 और फिर +20 हो सकता है। एग्जिस्टिंग कंपनी है तो डायरेक्ट आपको 60 डेज मिलेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने को सबमिट करने पड़ेंगे, रजिस्ट्रार को सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा, ठीक है, CIN हमको मिल जाएगा, और कॉमन से पॉइंट है, नहीं तो पनिशमेंट लगने वाला है। अगर इसमें रॉन्ग इंफॉर्मेशन आपने दे दिया तो ऐसे में क्या क्या कर सकता है ट्रिब्यूनल, कंपनी का क्या बिगाड़ सकता है बच्चों को, इस पे क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो ऐसे में अगर आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन के साथ में कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया तो जिन लोगों ने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया वो तो पनिशेबल हो गई। कंपनी का जो पूरा मैनेजमेंट है उसको फिर आरडी रेगुलेट कर लेगा, मतलब सॉरी ट्रिब्यूनल रेगुलेट करेगा। मींस ट्रिब्यूनल हो सकता है मेमोरेंडम आर्टिकल्स में चेंज करने को भी बोल दे। ऐसा मेंबर्स का लायबिलिटी वहां पे बच्चों लिमिटेड से अनलिमिटेड किया जा सकता है, या ट्रिब्यूनल ऑर्डर करेगा डायरेक्ट रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। यार कंपनी के रजिस्टर में जो कंपनी का नाम है उसको डायरेक्ट वहां से रिमूव कर दो, उसको हटा दो, बंद ही कर दो कंपनी को, तो हम ही बंद कर देते हैं। या कंपनी को ऑर्डर करेंगे काम करो भाई, खुद का वाइंडिंग अप चालू कर दो फटाफट, चलो चलो बंद करो कंपनी को। और भी कोई ऑर्डर जो ठीक लगे बच्चों वो दे सकते हैं, अपने को ध्यान में रखना। इफेक्ट रजिस्ट्रेशन के बहुत सिंपल थे, ये कोई खास बात इसके अंदर है नहीं। ये जो इफेक्ट है ना ये अपना सेक्शन 9 में कवर होता है कि यार जैसे इनकॉर्पोरेट उसके बाद ही आपका सेपरेट लीगल एंटिटी और परपेचुअल और वो सारे के सारे पॉइंट्स इसमें आ जाते हैं, तो कोई खास बात नहीं है। चलिए जी, तो मैं बढ़ता हूं आगे, और एक सेक्शन हमारे पास में और है छोटा सा बच्चों, 10A वाला भी। 10A वाला कहता है कमेंसमेंट का सेक्शन हमारा, ये बहुत प्यारा और छोटा सा सेक्शन है। ये कहते हैं कि भाई जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उसके बाद 180 डेज में आपको कुछ काम करना पड़ेगा, ठीक है।
और 180 डेज में इनको क्या करना पड़ेगा कि एक डिक्लेरेशन फाइल करनी पड़ेगी आरओसी के पास में, और वो डिक्लेरेशन जो है वो डायरेक्टर डिक्लेयर करेगा उस चीज को 180 डेज में। जो वेरीफाई कौन करेगा, आइदर कंपनी सेक्रेटरी या चार्टर्ड अकाउंटेंट या CWN प्रैक्टिस उसको वेरीफाई करें। और वेरीफाई क्या करें बच्चे लोगों की, जिन लोगों का नाम मेमोरेंडम पे आपने एज अ सब्सक्राइबर लिखा था, आप जानते हो ना पब्लिक में कम से कम 7, प्राइवेट में कम से कम 2, तो जितने शेयर्स वो लोग एग्री हुए थे लेने के लिए उसके ऊपर उन्होंने पे कर दिया है। मींस जब मेमोरेंडम बनता है ना तो दे आर एग्री टू टेक सम शेयर एंड एवरी सब्सक्राइबर हैव टू परचेज एक्वायर एटलीस्ट 1 शेयर, ये अपने को पता है। तो आपको सिर्फ ये डिक्लेयर करना है कि दे हैव ऑलरेडी पेड द अमाउंट ऑन शेयर, जो भी शेयर का अमाउंट है वो उन्होंने पे कर दिया है। कल को ऐसा होता है ना यार, अपनी कंपनी यार दे देंगे बाद में दे देंगे, क्या फर्क पड़ता है, तो आपको डिक्लेयर करना है कि यार दे दिया उन्होंने, पैसा दे दिया, नहीं तो उसको डिस्क्लोज करो कि नहीं दिया है, ठीक है ना। एक तो ये करना पड़ेगा। फिर अगर कोई सेक्टोरियल रेगुलेटर था बच्चों, आप जानते हो अगर हम लिस्टेड कंपनी ओपन कर रहे हैं तो हमको सेबी का परमिशन चाहिए, अगर हम बैंकिंग कंपनी ओपन कर रहे हैं तो अपने को आरबीआई का परमिशन चाहिएगा, अगर हम कोई इंश्योरेंस कंपनी खोल रहे हैं तो आईआरडीए का अप्रूवल चाहिएगा, तो वो अप्रूवल हमने ले लिया है, वो भी डिक्लेयर करेंगे। और हमको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का वेरिफिकेशन भेजना है, समझ रहे हो, हमको वेरीफाई करना है कि हाँ भाई यही हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। अब उसका रजिस्ट्री का पेपर भेज दो, उसका लाइट का कनेक्शन का बिल आपने भेज दिया, गैस कनेक्शन बिल भेज दिया, जो भी कुछ इलेक्ट्रिसिटी वगैरह भेज दिया, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई यही हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है। ये अपने को करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो पेनल्टी लगेगी भाई, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज हो सकती है, अगर आपने ये डिक्लेरेशन नहीं किया 180 डेज में और आरओसी चेक करेगा, और आरओसी को चेक करने के बाद क्या पता लगा बच्चे लोगों कि कंपनी ने वहां पर बिजनेस भी स्टार्ट नहीं किया है, देखो डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं हुआ और रजिस्ट्रार को ये बिलीव हो गया कि कंपनी बिजनेस भी नहीं कर रही है, खाली ऑफिस खोल के रख लिया है, तो कंपनी के नेम का रिमूवल का ऑर्डर इश्यू हो जाएगा बच्चों, अपने को ध्यान में रखना है। डायरेक्टली डायरेक्शन मेड टू आरओसी फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, कि यार इस कंपनी का नाम वहां से उड़ा दो, आप लोग बंद करो इस कंपनी को, फर्जी कंपनी खोल रखी है, ऐसा अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बढ़िया पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, इजीली आप लोग कर सकते हो। चलिए जी, अब हम पहुंच गए बच्चे लोगों मेमोरेंडम और आर्टिकल वाले में। मेमोरेंडम का डेफिनेशन, इसके कंटेंट नेम क्लॉज में नेम होता है, आप सबको अच्छी तरह से पता है, बराबर से। सिचुएशन क्लॉज में एड्रेस होता है, जहां पे कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, स्टेट का नाम होता है ना, एड्रेस नहीं होता है, ओनली नेम ऑफ द स्टेट। ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे बड़ा, कंपनी किस पर्पस के लिए फॉर्म हुई है, लाइबिलिटी में मेंबर्स का लाइबिलिटीज लिमिटेड, कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज शेयर कैपिटल आएगी। सब्सक्रिप्शन क्लॉज वो है जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं कि वी आर रेडी टू फॉर्म अ कंपनी, आप लोग जानते हो बहुत अच्छी तरह से, बराबर से। एंड सब्सक्राइबर के साइन वगैरह इसमें होते हैं। और इसी क्लॉज में ओपीसी के केस में अपने को नॉमिनी का नाम भी इसी क्लॉज में देना पड़ता है। ये चीज जरूरी है कि नॉमिनी का नाम भी आप इसी क्लॉज में दोगे कि यार ये बंदा हमारा नॉमिनी जो है वो बनने वाला है, वो आपको उसी में देना है। भाई साहब कहां चले गए आप, चलिए जी। अब इसमें नॉमिनी से रिलेटेड क्या है बच्चे लोगों को, द मेमोरेंडम शैल इंडिकेट द नेम ऑफ नॉमिनी, और उसका रिटन कंसेंट अपने को रखना है, क्या है उसका नेम क्या है, रिटन कंसेंट। नॉमिनी कभी भी अपनी कंसेंट को बच्चों विड्रॉ कर सकता है, आप लोग जानते हो। नॉमिनी जब कंसेंट को विड्रॉ करेगा तो वो मेंबर को इंटीमेट कर देगा कि आई एम विड्रॉइंग माय कंसेंट। कंपनी क्या करेगी कि उसको जो नॉमिनी ओपीसी जो है, मतलब जो भी अपना नॉमिनी है, वो एक्चुअल में मेंबर को कम्युनिकेट करेगा कि आई एम विड्रॉइंग माय कंसेंट, और मेंबर क्या करेगा, उसकी इंफॉर्मेशन कंपनी को प्रोवाइड करेगा, नया नॉमिनी बनाएगा और कंपनी आगे आरओसी को सबमिट करेगी, ठीक है। अच्छा, अगर मेंबर कभी भी चाहे तो वो भी नॉमिनी चेंज कर सकता है, वो कंपनी को और आरओसी को इंटीमेट करके नॉमिनी चेंज कर सकता है, बहुत सिंपल है, ठीक है। इट शैल बी ड्यूटी ऑफ मेंबर ऑफ ओपीसी टू इंटीमेट द कंपनी द चेंज ऑफ द नेम, जो अभी मैंने आपको कहा, ठीक है ना। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि कुछ भी अगर हो रहा है तो जो हमारा ओपीसी का मेंबर है वो कंपनी को बताए, और कंपनी आगे क्या करेगी, वो आरओसी को इंटीमेशन देगी बच्चे लोगों, कुछ भी अगर ऐसा चेंज होता है तो अपने को ध्यान में रखना है, बराबर, बहुत सिंपल है। और कभी भी आप नॉमिनी के नाम में चेंज करते हो तो उससे मेमोरेंडम ऑल्टर काउंट नहीं होता है ना। आपने नॉमिनी के नाम में चेंज किया और अपन उसको बोले यार इसमें तो सेक्शन 13 लगना चाहिए, ऑल्ट्रेशन लगना चाहिए, तो भाई उस पर ऑल्ट्रेशन के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है बच्चों, ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए, बराबर, बहुत क्लियर है। तो आसान है, आर्टिकल्स इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। इनरिचमेंट का प्रोविजन भी आप लोग को अच्छी तरह से पता है, ये भी सेक्शन नंबर 14 का पार्ट है वैसे तो, और फाउंडेशन के अंदर आप लोग इसको पढ़ते हो, उस वक्त भी आप लोगों के कोर्स में ये होता है भाई साहब। सेक्शन नंबर 14 ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के प्रोटेक्शन के लिए है, उनको मेजॉरिटी शेयर होल्डर से बचाने के लिए हमारा ये प्रोविजन पूरा एनरिचमेंट का बना हुआ है, आप लोग जानते हो।
और अगर आप एनरिचमेंट का प्रोविजन मेमोरेंडम में आर्टिकल्स में इंक्लूड करना चाह रहे हो तो उसके दो रास्ते हैं। इस पर बच्चे लोगों को क्वेश्चन बनता है कि एनरिचमेंट का मतलब क्या हो गया कि आपने कोई ऐसा प्रोविजन बना दिया कि सपोज करो इफ कंपनी वांट टू ऑल्टर आर्टिकल्स, तो एसआर पास करने के अलावा यू हैव टू गेट कंसेंट फ्रॉम माइनॉरिटी शेयर होल्डर ऑल्सो, ऐसा कोई प्रोविजन आप बना करके इंक्लूड कर सकते हैं, उसको अपन एक्चुअल में एनरिचमेंट बोलते हैं ना। सिंपल सी बात हो गई। अब एनरिचमेंट को कैसे इंक्लूड करोगे? अगर कंपनी ऑलरेडी बन रही है अभी, है ना, नई कंपनी है बच्चों, तो आप फॉर्मेशन के टाइम पे उसको इंक्लूड कर दो। लेकिन ऑलरेडी कंपनी बनी हुई है तो उस केस में इफ कंपनी वांट्स टू इंक्लूड एनरिचमेंट प्रोविजन, तो प्राइवेट कंपनी के केस में दे नीड कंसेंट ऑफ ऑल दी मेंबर्स। तुमको सारे मेंबर का कंसेंट चाहिएगा। और यही कंपनी अगर पब्लिक कंपनी है तो आपको सिर्फ एसआर पास करना पड़ेगा और आप एनरिचमेंट प्रोविजन इंक्लूड कर सकते हो। बच्चों ये याद रख के जाना है यार, इस पे क्वेश्चन बनता है ना, कि पब्लिक कंपनी है तो हम क्या करेंगे, एसआर पास करेंगे, प्राइवेट कंपनी है तो ऑल मेंबर का कंसेंट रहेगा। ये आप लोग को ध्यान में रखना, ठीक है। बाकी सिंपल हमारा हो गया। चलिए जी, तो ये कंसेप्ट भी हो गया पूरा। सेक्शन 6 बहुत सिंपल बात कहता है बच्चों, ऑलवेज कंपनीज एक्ट पावरफुल रहेगा। कंपनीज एक्ट को ओवरराइडिंग इफेक्ट देने आप लोगों को आइदर मेमोरेंडम में कुछ भी लिख दो, आर्टिकल्स में कुछ भी लिख दो, कोई भी रेजोल्यूशन पास कर दो, कोई भी एग्रीमेंट कर लो, ऑलवेज सुपीरियर क्या रहेगा, कंपनीज एक्ट ही रहेगा। अपने को ध्यान में रखना है। नाउ मेमोरेंडम का इफेक्ट सेक्शन 10, बहुत छोटा सा सेक्शन है बच्चों। मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का मतलब बहुत कुछ, देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मेंबर। और अगर कंपनी और मेंबर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की देर आर टू पार्टीज, वन इज कंपनी वन इज मेंबर, तो कंपनी जरूरत पड़ने पे मेंबर्स को लायबल कर सकती है, मेंबर्स भी कंपनी को लायबल कर सकते हैं ना, जरूरत पड़े। कंपनी कॉल सिनेरियर है तो मेंबर पे केस हो सकता है। कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद भी किसी मेंबर को नहीं दे रही है तो वो कंपनी पे कर सकता है। नॉर्मली मेंबर पे केस नहीं करेंगे, नॉर्मली कुछ मैटर में कर सकते हैं, ठीक है। इस सेक्शन की क्वालिटी और है बच्चों को, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। अगर किसी मेंबर ने कॉल का पैसा नहीं दिया है, कॉल सिनेरियर, तो कंपनी उसे फोर्सफुली रिकवर कर सकती है जस्ट एज लोन, है ना। तो हमारा जो कॉल का पैसा है, जैसे मुझसे कंपनी ने 6 रुपीज मंगवा लिया, 10 का शेयर था, 4 बाकी है। अब कंपनी ने कॉल किया और मैं नहीं पे करूं तो कंपनी उसको फोर्सफुली मुझसे रिकवर कर सकती है। ये आप लोग को यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर। तो प्यारा सा पॉइंट है बच्चों, ध्यान रखोगे। सेक्शन 12 हमारा नॉर्मल सा पॉइंट है बच्चों को, ये आप लोग कर सकते हो बहुत आराम से। कंपनी का नाम रजिस्टर्ड ऑफिस 30 डेज में हो जाना चाहिए, बाहर नाम लिखना है, तो इस कब के प्रोविजन है। ऑल्ट्रेशन के प्रोविजन हमारे सिंपल है और बहुत इजी है। अगर कंपनी का नेम चेंज कर रहा हूं बच्चों, उसमें भी सेक्शन 16 बहुत प्यारा है। बात करूंगा आपसे, अगर कंपनी के नेम में वॉलंटरी चेंज कर रहा हूं, समझ रहे, वॉलंटरी मतलब अपने मन से चेंज करना है, ठीक है ना, एसआर पास कर दो, आरओसी का अप्रूवल ले लो, नाम चेंज करवा सकते हो आप। अप्रूवल लेना है बच्चों, ध्यान रखना, इंटीमेट नहीं करना है। अगर कंपनी का नाम हम चेंज कर रहे हैं, बराबर, जैसे अगर जोमेटो ने अपना नाम चेंज करके एटर्नल कर दिया कंपनी का नाम, तो बट ऑब्वियसली दे हैव टू पास एसआर, आरओसी का अप्रूवल लेना पड़ेगा, नया नेम आपको अप्लाई करना पड़ेगा, रन में आप अप्लाई करके नया नाम लोगे, उसके बाद आप कंपनी का नाम चेंज कर सकते हो, दिक्कत नहीं है। मेजर पोर्शन आता है कि यार कंपनी का नाम रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर क्यों करना पड़ेगा? एक्चुअली कंपनी का नेम जो है इस आइडेंटिकल विद, मैच कर गया या मिलता जुलता हो गया पहले से बनी हुई किसी कंपनी या ट्रेडमार्क से। याद आए कुछ, एलएलबी में पढ़ते हैं अपन, है ना। तो पहले से बनी हुई किसी कंपनी या ट्रेडमार्क से हमारी कंपनी का नाम मैच कर गया। मैच कर गया तो भाई कंप्लेन होगी और रीजनल डायरेक्टर ऑर्डर करेगा, नाम चेंज करो, करना पड़ेगा। कितना टाइम में करना पड़ेगा बच्चे लोगों को? विद इन 3 months कंपनी हैव टू चेंज नेम बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जैसे आरडी ने ऑर्डर दिया उसके 3 महीने के अंदर अंदर वी हैव टू चेंज नेम, और रजिस्ट्रार को नोटिस भेजेंगे, आरडी का जो ऑर्डर का कॉपी है वो भी भेजेंगे 15 दिन के अंदर, और वो हमको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। कोई टेंशन ही नहीं है, सर्टिफिकेट आ जाएगा। बाय चांस हमने आरडी का ऑर्डर नहीं माना, ये भी आप लोग जानते हो, तो आरओसी आरडी खुद ही ऑर्डर करेगा कि न्यू नेम में चेंज कर दो, नया सर्टिफिकेट इशू कर दो, इनको अभी नाम चेंज कर देते हैं। फिर बाद में अपन वॉलंटरी करवा सकते हैं, लेकिन एक बार वो जबरदस्ती हमारा नाम चेंज कर देगी, अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, कंप्लेंट कभी भी हो सकती है, लेकिन 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 आप लोग एक बहुत प्यारा पॉइंट जानते हो, अगर हमारा ट्रेडमार्क सिमिलर हो गया, सपोज करिए बच्चों हमने 2025 में कंपनी फॉर्मेशन की अभी, और उसका नाम ऐसा हो गया जो 2015 में बनी हुई कंपनी से मैच करता है, ठीक है, और 2025 में हमने बनाई, ना हमको पता लगा ना उनको पता लगा। अब बच्चे लोगों 2030 में इस ओल्ड कंपनी को पता लगा कि हमारी 2 कंपनीज का नेम सिमिलर है, मतलब ट्रेडमार्क सिमिलर है, इनका जो ट्रेडमार्क है हमारी कंपनी का नेम मैच कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में दे वांट टू फाइल सूट या दे वांट टू फाइल कंप्लेन अगेंस्ट अस
नहीं कर सकते बच्चों, क्योंकि हमारी कंपनी मान लीजिए सितंबर 25 में रजिस्टर्ड हुई थी, तो भाई अक्टूबर मतलब सितंबर 25 से लगा के अब 26, 27, 28 तक ये कंप्लेन जा सकती थी। अब कंप्लेन जाने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 3 इयर्स का टाइमिंग कंप्लीट हो चुका है। ये भी एक प्रोविजन आप लोगों को आरडी का यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए ना। तो बढ़िया से पॉइंट है, सिंपल पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हो इस पॉइंट को इजीली। कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में अगर चेंज करना हो तो भाई बहुत सिंपल है। अगर लोकल लिमिट्स में चेंज करना है तब तो सिंपल बोर्ड रिजोल्यूशन से बच्चे लोगों का काम हो जाएगा, टेंशन ही नहीं है। ये इसको क्या होता है भाई, बराबर। अगर आपको सिटी चेंज करनी है, एक सिटी से अनदर सिटी में जाना है, लेकिन स्टेट सेम है बच्चों, तो एसआर पास करो और वही एमजीडी 14 NC22 आरओसी को दे दो। मेन चीज क्या है कि अगर आपको एक आरओसी से दूसरे आरओसी के एरिया में जाना है बच्चे लोगों, स्टेट सेम है लेकिन जुरिस्डिक्शन अलग अलग है। ये होता है मेनली महाराष्ट्र के अंदर, जहां पे 2 आरओसीज हैं, एक मुंबई और एक पुणे में, और एक होता है तमिलनाडु में, जहां एक स्टेट के 2 आरओसी, चेन्नई और कोयम्बटूर। तो आपको अगर मुंबई एरिया से पुणे एरिया में शिफ्ट करना है तो अगेन एसआर पास करना पड़ेगा, आरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आरडी का परमिशन 30 डेज में आएगा, ठीक है। दोनों आरओसीज को आप 60 डेज के अंदर वो फाइल कर दो, नया आरओसी आपको 30 डेज में सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा। 30-60-30 का सेटअप है हमारा, ठीक है। ओल्ड आरओसी हमारे सारे डॉक्यूमेंट न्यू आरओसी को शिफ्ट कर देगा बच्चों, और नए आरओसी को हम एड्रेस इंटीमेशन दे देंगे। तो मतलब इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है ना, ये एक प्रोसीजर वाला पार्ट है जो आप लोगों को याद करके समझ के जाना पड़ेगा, बाकी कुछ समझने जैसा इसमें है नहीं। हाँ, अगर आप स्टेट से स्टेट चेंज कर रहे हो, जैसे आप आरओसी के एरिया मतलब राजस्थान से गुजरात शिफ्ट हो रहे हो, आप तो क्या करना, पहला कंसेप्ट वो ये बच्चों, एसआर पास करना पड़ेगा, आरडी को अप्लाई करना है। अब आरडी ये परमिशन देने से पहले क्रेडिटर, डिबेंचर होल्डर, इन सबसे भी कंसर्न लेगा। उनके लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए प्रोविजन बना रहे हो, सिक्योर डेप्ट रख रहे हो उनके लिए, मतलब सिक्योरिटी रख रहे हो या पेमेंट कर रहे हो, सारी चीजें वो देखेगा। ये सब चीजें देखने के बाद बच्चों 60 डेज के अंदर वो हमको रिप्लाई करेगा। पहले 30 डेज में कर रहा था, लेकिन यहाँ स्टेट चेंज हो रहा है, तो आरओसी रजिस्ट्रार सॉरी आरडी का जो भी अपना अप्रूवल डिसअप्रूवल जो होगा, अपन मान के चल रहे हैं अप्रूवल आ गया, वो 60 डेज में आएगा। जैसे ही वो 60 डेज में आएगा, वहां से 30 डेज में हम दोनों आरओसी को पहले की तरह भेज देंगे। नया आरओसी बच्चों 30 डेज में हमको सर्टिफिकेट इशू कर देगा। मतलब यहाँ पे सीन क्या है, 60-30-30, वहां पे क्या था 30-60-30। जब हम लोग एक ही आरओसी एक ही स्टेट में एक आरओसी से दूसरे आरओसी के एरिया में जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे है वहां था 30-60-30। यहां पे हमारे पास में क्या है बच्चे लोगों, 60 फिर 30 और फिर 30। ये चेंज है कि अपने बाकी वही है। नए रजिस्ट्रार को हम मतलब पुराना वाला नए वाले को डॉक्यूमेंट भेज देगा, नए वाले को हम एड्रेस भेज देंगे बच्चों, सिमिलर काम है, कोई खास टेंशन नहीं है। कंपनी का अब तक का ऑब्जेक्ट ये था कि कंपनी मान लीजिए कंपनी काम करती थी, हैंडीक्राफ्ट में काम करती थी, रियल एस्टेट में काम करती थी, और कंपनी अभी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बेचना चाह रही है। कंपनी रेशनिंग वाला सामान जो आता है ना, वो मतलब ग्रोसरी स्टोर खोलना चाह रही है, ऐसा कुछ करना चाह रही है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना चाह रही है, तो करो ना भाई, मना कौन कर रहा है। उसके लिए कंपनी को एसआर पास करना पड़ेगा नंबर 1 पे बराबर से, और या फिर बच्चे लोगों को एसआर पास करना है, आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बस सिंपल सी हमारी बात है। लायबिलिटी क्लॉज में चेंज नहीं होता है बच्चे लोगों। सेक्शन 13 में लायबिलिटी क्लॉज के बारे में कुछ नहीं बोला है, इसलिए लायबिलिटी क्लॉज में ऑल्टरेशन नहीं होता है, बराबर। कैपिटल क्लॉज का ऑल्टरेशन पढ़ेंगे, लेकिन सेक्शन 61 के अंदर पढ़ेंगे बच्चों, अपने को ध्यान रखना है, सिंपल है, ठीक है, बराबर। ये भी हो गया। नाउ हमने कहा सर आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन सेक्शन नंबर 14 होता है ना यार, आर्टिकल्स में ऑल्टरेशन होता है, ठीक है। आर्टिकल्स को ऑल्टर करना हो तो एसआर पास करो, और इसका कॉपी हमेशा की तरह से वही रूल है अपना, आरओसी को आप भेज देंगे, बराबर से सिंपल है, ऑल्टरेशन हो जाएगा एसआर पास करके, ठीक है। अच्छा, प्राइवेट से पब्लिक कंपनी, पब्लिक से प्राइवेट कंपनी, सिंपल है। अगर प्राइवेट से पब्लिक में जा रहे हो तो बड़ी टेंशन नहीं है, बस आपको जो प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शंस थे वो हटाने पड़ेंगे। आप जानते हो ना, प्राइवेट कंपनी मतलब सॉरी पब्लिक कंपनी मतलब विच इज नॉट ए प्राइवेट कंपनी। तो जो शेयर ट्रांसफर पे रेस्ट्रिक्शन है, मेंबरशिप नंबर 200 पे जो लिमिट है, या पब्लिक इशू पे जो प्रोहिबिशन है, उसको हटा दो एसआर पास करके। हाँ, पब्लिक से प्राइवेट में आना है तो बच्चों एसआर तो पास करना है, लेकिन साथ में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लेना पड़ेगा, तभी आप ये चेंज कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, सिंपल है। अच्छा, जब आप ऑल्ट्रेशन करोगे तो मेमोरेंडम और आर्टिकल की हर कॉपी में ऑल्ट्रेशन होगा, बहुत कॉमन पॉइंट है ये, तो सारी कॉपीज के अंदर ऑल्ट्रेशन होगा, नहीं तो पेनल्टी लगेगी। सेक्शन 16 अपन पहले पढ़ चुके हैं, कंपल्सरी चेंज रेक्टिफिकेशन इन नेम।
सेक्शन 17 कहता है कोई भी मेंबर कंपनी को अप्लाई अगर करे और फीस पे करता है बच्चों अलॉन्ग विद फीस, तो बकायदा वो मेमोरेंडम और आर्टिकल का कॉपी ले सकता है, जो भी ये ले सकता है। और कंपनी अगर डिफॉल्ट करेगी तो कंप्लेन होगा और कंपनी के अगेंस्ट पेनल्टी लगेगी। ठीक है, तो एज अ मेंबर इफ यू वांट टू टेक कॉपी ऑफ मेमोरेंडम, आर्टिकल, सम एग्रीमेंट, कुछ भी मिनट्स बुक, तो आप ले सकते हो यार, कोई टेंशन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, सेक्शन 18 कहता है कि आप कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हो। अभी अपन ने पढ़ा था कन्वर्जन पॉसिबल है, हाँ बस स्मॉल कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी वगैरह वो सब नहीं होता है, आप जानते हो ओपीसी सेक्शन 8 में नहीं जाएगी। अदरवाइज आप कोई भी कंपनी को खास करके अपने यहाँ होता है पब्लिक से प्राइवेट, प्राइवेट से पब्लिक, तो आप कन्वर्ट हो सकते हो प्रोसेस फॉलो करके। लेकिन कन्वर्जन से कंपनी के लाइबिलिटीज पर, डेप्ट लाइबिलिटीज कॉन्ट्रैक्ट पर कोई असर होने वाला नहीं है, ये भी आप लोग ध्यान में रखोगे। बच्चों को जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन इसके अंदर पूछा जाता है ना, वो ये वाला, दिस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट सेक्शन है बच्चे लोगों, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में आता है। और मुझे लगता है कि यार जनवरी में इस बार इस पे क्वेश्चन आना चाहिए। पिछले 2 अटेम्प्ट से क्वेश्चन नहीं है, तो बहुत चांसेस बनेंगे। सब्सिडरी कंपनी नॉट टू होल्ड शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी, कोई भी सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर एक्वायर नहीं कर सकती है। तो एससी का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सब्सिडरी कंपनी कैन नॉट बी ए मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। और अगर कोई भी अलॉटमेंट या ट्रांसफर हुआ होल्डिंग टू सब्सिडरी, तो बच्चों वो भी वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन देयर आर सम सिचुएशन जहां पे सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर एक्वायर कर सकती है बच्चे लोगों। उसका पहला पॉइंट है व्हेन सब्सिडरी कंपनी इज अ लीगल हेयर ऑफ द डिजीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, नंबर 1। सपोज करो इसका एग्जाम्पल अगर मैं आपके लिए बनाऊं, तो एक कंपनी है बच्चे लोगों जिसका नाम है एच लिमिटेड। ठीक है, एच लिमिटेड के शेयर का 10% जो है वो मिस्टर ए के पास में है, और मिस्टर ए ने क्या किया कि अपना लीगल हेयर बना दिया है एस लिमिटेड को। आप बना सकते हो, है ना। अब एस लिमिटेड कौन है बच्चे लोगों, इन दो कंपनीज का रिलेशन है, ये होल्डिंग कंपनी और ये इसकी सब्सिडरी कंपनी है। और होल्डिंग कंपनी का जो एक शेयर होल्डर है 10% का, उसने अपने शेयर, ये मिस्टर ए जो है उसने अपने शेयर एस लिमिटेड को नॉमिनी की तरह से, लीगल हेयर की तरह से ट्रांसफर किए। अब जैसे ही मिस्टर ए की डेथ होगी, उसके 10% शेयर किसके पास में आ जाएंगे, एस लिमिटेड के पास में, जो कौन है, होल्डिंग की सब्सिडरी। तो ऐसे में आप कैसे रोकोगे यार, इसको तो नहीं रोक सकते ना। तो इफ सब्सिडरी कंपनी इज ए लीगल हेयर ऑफ द डिजीज मेंबर ऑफ होल्डिंग कंपनी, तो भाई ये चीज अलाउ रहेगी, आप बिल्कुल उन शेयर्स को हेल्ड कर सकते हो, अपने को ध्यान में रखना है। सेकेंड नंबर, अगर सब्सिडरी कंपनी होल्ड करती है सच शेयर एज अ ट्रस्टी, बच्चों सुनना, सेम एग्जांपल में ले रहा हूं अगेन। ये जो भाई साहब एच लिमिटेड है, इन्होंने अपने, मिस्टर ए ने अपने 10% बचे लोगों एक ट्रस्ट को ट्रांसफर कर दिए, समझ रहे हो, है ना। इन्होंने 10% शेयर प्लस 50 लाख रुपया एक ट्रस्ट बनाया इन्होंने पब्लिक सर्विस के लिए, उसको ट्रांसफर कर दिए। अब ट्रस्ट के लिए अपने को चाहिए होता है ट्रस्टी, जो ट्रस्ट पे कंट्रोल करेगा, वो इन्होंने बना दिया सब्सिडरी कंपनी को, समझ रहे हैं। जो सब्सिडरी कंपनी थी उसको ट्रस्टी बना दिया, और ट्रस्ट की जो भी एसेट होती है वो किसके नेम से हेल्ड होती है, ट्रस्टी के नाम से हेल्ड होती है। तो यहां पे भी एक सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर को हेल्ड कर रही है, खुद नहीं कर रही है, एज अ ट्रस्टी किसी और के हैं और किसी और के भरोसे आप हेल्ड कर रहे हो, तो वो भी लॉ कहता है अलाउड रहेगा, एज अ ट्रस्टी आप हेल्ड कर सकते हो। या फिर तीसरा सबसे तगड़ा पॉइंट है ना, कोई भी सब्सिडरी कंपनी बच्चों होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनने के पहले से शेयर होल्डर है। मतलब सब्सिडरी कंपनी ने होल्डिंग के 2% शेयर खरीदे थे कोई टाइम पे, बहुत साल पहले। अब जो मेन होल्डिंग कंपनी बनी उसने 51% शेयर एक्वायर कर लिए, मोर देन 50%, तो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन तो बन गया। लेकिन आपने जो पहले से शेयर होल्ड किए हुए थे वो कंटिन्यू रहेंगे, वो चलेंगे, आपको सरेंडर करने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे सब्सिडरी होल्डिंग की मेंबर बन सकती है। लेकिन थर्ड वाले पॉइंट में खास बात है बच्चों, इट शैल हैव नो वोट एट द मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। देखो बाकी दो में मिलेगा, एज ए लीगल हेयर आपने होल्डिंग कंपनी के शेयर लिए, आप वोट कर सकते हो, एज ए ट्रस्टी आपने लिया, वोट कर सकते हो। लेकिन आप पहले से होल्डिंग कंपनी के मेंबर थे, तो जैसे ही होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशन बनेगा, अभी यहां पे ये शेयर्स जो है वो सब्सिडरी कंपनी शेयर हेल्ड कर लेगी, लेकिन होल्डिंग कंपनी की मीटिंग में वोट नहीं कर पाएगी। इस थर्ड वाले पॉइंट में बच्चों ये आपने को सिंपली ध्यान में रखना, बराबर, बहुत क्लियर हो गया। चलिए, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में जाएगा, जब मैं आपको क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस करवाऊंगा, जब रिवीजन अपन लेंगे, उसमें आप इन सब पे मेरे साथ में क्वेश्चंस भी करने वाले हो। मेरा पूरा क्वेश्चन बैंक आप लोग को यहाँ पे मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ, ठीक है।
नाउ व्हाट इज सर्विस ऑफ डॉक्यूमेंट? यार कंपनी को अगर कोई भी, या कंपनी के डायरेक्टर को अगर कोई भी इंफॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे हो, कोई भी नोटिस भेजना चाह रहे हो, तो कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर आइदर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजोगे, ठीक है। कोरियर सर्विस से भेज सकते हो, स्पीड और रजिस्टर्ड पोस्ट तो आजकल सिमिलर हो गई है। पर्सनली आप कंपनी के ऑफिस पे जाके दे सकते हो, ईमेल से भेज सकते हैं, और कोई भी मैनर जो प्रेस्क्राइब किया जाए, ठीक है। अच्छा, कंपनी अगर कोई इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार या मेंबर को देना चाह रही है तो कैसे दे? ऑर्डिनरी पोस्ट, अब आजकल तो खत्म हो गई, ये सब चीजें एक ही हो गई हैं, तो पोस्ट से भेजना है। सेकेंड नंबर, यहाँ पे भी कोरियर है, रजिस्ट्रार के ऑफिस भेज दो या मेंबर के एड्रेस पे भेज दो। इलेक्ट्रॉनिक मेल यहाँ पे भी है, एनी अदर मोड प्रेस्क्राइब यहाँ पे भी है, ठीक है। अब अगर कंपनी के किसी मेंबर ने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है कि मुझे पर्टिकुलर मोड से ही आप भेजो, सर मुझे आप कोरियर से भेजो, और उसके लिए पैसा भी उसने कंपनी के पास जमा करवा दिया, कंपनी बोलेगी भाई सबको कोरियर से नहीं भेज सकते, इतना खर्चा हमको नहीं चलेगा। अब वो मेंबर कह रहा है आई एम रेडी टू पे द अमाउंट, भाई मैं आपको पैसा देने को तैयार हूं, तो फिर बच्चे लोगों उसी तरीके से उसको प्रोवाइड किया जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना है ना। उससे पैसे कितने जो एजीएम में डिसाइड होते हैं, ठीक है। अगर मीटिंग का नोटिस भेज रहे हो बच्चे लोगों, तो उसका कम्युनिकेशन हम मान लेते हैं आफ्टर 48 आवर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पोस्टिंग। देखो कई बार कंपनी जब मीटिंग का नोटिस भेजती है ना, तो एक मेंबर मान लो नियर बाय में रह रहा हो 100 किलोमीटर पे, 1000 किलोमीटर पे रह रहा है, तो नोटिस तो अलग अलग टाइम पे पहुंचेगा, तो ऐसे तो रूल कैसे फॉलो होगा? तो हम ये मानते हैं कि मीटिंग के नोटिस में जिस दिन कंपनी ने नोटिस भेजा, मैक्सिमम 2 दिन 48 आवर्स, उसके बाद कम्युनिकेट हो गया, ये अपने को ध्यान रखना है। और बाकी सारे केसेस में जब लेटर पोस्ट होगा तब मानेंगे कि हाँ भाई हमारा कम्युनिकेशन हो गया है, ये अपने को बच्चों ध्यान में रखना है, बराबर, बहुत सिंपल है। आखिरी 2 सेक्शंस पे बात करने जा रहे हैं बच्चे लोगों, 21 22 के साथ ही हमारा ये आज का जो रिवीजन सेशन है सेक्शंस वाला, वो खत्म हो जाएगा। सेक्शन 21 कहता है अगर कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेशन करना है, ठीक है, या कंपनी के बिहाफ पे अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो उस पे आइदर या तो केएमपी के साइन होंगे, जो डेफिनेशन अपने पढ़ी थी उनमें से किसी के भी, या फिर बोर्ड किसी अदर पर्सन को ऑथोराइज करे तो वो अपने साइन कर सकता है बच्चे लोगों। ये आपको सिंपली यहां पे ध्यान में रखना चाहिए, बराबर से सिंपल है। ये भी सेक्शन हो गया। नाउ अगर आपको बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या किसी कॉन्ट्रैक्ट को ऑथोराइज करना है, ऑथेंटिकेशन चाहिए आपको उसका कि यार उस पर साइन कौन करेगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा कंपनी के बिहाफ पे, तो अगर कोई भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, हुंडी हमारा लोकल लैंग्वेज में जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनता है, प्रमोजरी नोट है, तो उसको मेड एक्सेप्ट और ड्रॉ कंपनी के बिहाफ पे कौन करेगा बच्चों? एनी पर्सन जिसके पास में एक्सप्रेस या इंप्लाइड ऑथोरिटी हो। अब इंप्लाइड ऑथोरिटी तो आप जानते हो डायरेक्टर्स के पास होती है, लेकिन अगर कंपनी एक्सप्रेस ऑथोरिटी किसी को दे रही है, तो या तो कंपनी जिस लेटर में उसको ऑथोरिटी देगी उस पर कॉमन सील लगाएगी, आप लोग जानते हो, बराबर। और अगर कॉमन सील नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स के साइन होने चाहिए, ये भी आप जानते हो। और अगर कंपनी सेक्रेटरी है तो फिर एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन होगा। तो अगर कंपनी मुझे ऑथोराइज कर रही है, जेबी लिमिटेड जयेश भंडारी को ऑथोराइज कर रही है फॉर एग्जीक्यूटिंग डीड और बिल्स, तो मुझे बाकायदा वो एक लेटर इश्यू करेंगे ना, पावर ऑफ अटॉर्नी टाइप, उसमें ये पावर देंगे, कंपनी का सील भी लगाएंगे, साइन वाइन करेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। और देन उसके बाद और कोई भी डॉक्यूमेंट जिसपे मैं अगर अपने साइन कर दूं ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी और अपनी सील लगा दूं अगर जरूरत है तो बिल्कुल वो वैसे ही माना जाएगा बच्चों, जैसे कंपनी ने डीलिंग किया, कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो बेसिकली क्या हुआ, कंपनी ने यहां पे किसको ऑथोराइज कर दिया है? कंपनी ने मुझे ऑथोराइज कर दिया है ना, अपनी सील के थ्रू। तो आगे जो भी डॉक्यूमेंट थर्ड पार्टी के साथ मैं एग्जीक्यूट करूंगा अपने साइन के साथ में, वो बिल्कुल बाइंडिंग ऑन कंपनी हो जाएगा। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 22 यहां पे खत्म हो गया। तो आज के रिवीजन का प्लान यही था बच्चे लोगों कि मैं आप लोगों को रिवाइज करवा दूं एकदम फटाफट तरीके से 1 से 22। आज का पोर्शन हमने थोड़ा फास्ट भी इसीलिए ले लिया क्योंकि बेसिक प्रोविजन है, आप लोगों ने सबने बहुत पहले से पढ़े हुए हैं 1 से लगा करके 22, उतना कोई खास टेंशन वाली बात इसमें नहीं है, बहुत इजीली आप लोग इसको कैच कर सकते हो, बराबर। वैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी बना करके ऑलरेडी आपको दी हुई है कि कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर का कितना वेटेज है, तो इसीलिए अपन ने 1 से 22 पूरा कर लिया है। अगले सेशन में मैं आप लोगों से प्रोस्पेक्टस पे बात करूंगा, यानी सेक्शन नंबर 23 से लगा करके 42। तो इस तरीके से हमारे रिवीजन सेशन इसी चैनल के ऊपर आप लोगों के लिए आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, पूरा देखिएगा। और ये वाला पार्ट जब खत्म हो जाएगा तो हम शुरू कर देंगे क्वेश्चन बेस्ड रिवीजन, ताकि आप लोग इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर पाए। कोशिश ये भी कर सकता हूं मैं, अपन प्लान कर लेंगे इसको भी कि हो सकता है मैं इसी सेशन के साथ में कि भाई ये टॉपिक खत्म कराया, इससे रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए मैंने साथ साथ भी, ऐसा भी अपन प्लानिंग में ले सकते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन ये भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था बच्चे लोगों, बढ़िया
तरीके से आप लोग इसको तैयार करना। जहां चीजें पसंद आती है लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एज ऑडिट शनिवार को आने वाला है सैटरडे सेम टाइम पे आपको ऑडिट का भी रिवीजन वीडियो मिल जाएगा। आइदर मैं लाइव आऊंगा या रिकॉर्डेड मोड में आपको मिल जाएगा। तो बढ़िया तरीके से देखिएगा। जो भी कुछ आपके डाउट्स हो, कुछ और भी आपको मुझसे अगर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल उसको लिख सकते हो। तो बिल्कुल आपके लिए वो चीज एग्जीक्यूट मेरे लिए पॉसिबल हुई तो मैं बिल्कुल कर दूंगा। ध्यान में रखेंगे। ठीक है बच्चे लोगों, तो ओके बाय, टेक केयर, बढ़िया तैयारी करिएगा। ऑल दी बेस्ट।